गीतकार गोपाल दास नीरज साहब ने कहा है, फूलों से जग आसान नहीं होता है, रुकने से पग गतिमान नहीं होता है, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी है, नाश जहाँ निर्माण वहीं होता है नाश जहाँ निर्माण वहीं होता है। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, मत मेरी मंजिल आसान करो। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पेट परीक्षा के लिए ये विशेष क्लास है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, यशोदा में संधि बताओ। यशोदा में संधि बताओ, ये पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि और अयादि संधि। कौन सी संधि है ये पूछा जा रहा है। तो यशोदा में संधि है ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग संधि। कैसे है समझ लीजिएगा। इसका सही विच्छेद होता है यशः, यशः धन दा। यशः धन दा से बना यशोदा, ये विसर्ग संधि है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यशः धन दा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के योग से, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। समास कहते हैं या प्रत्यय या संधि या फिर शब्द। देखिए यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है, अगर 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन पूछा जाता है तब तो सही उत्तर होगा संधि। और अगर 2 शब्दों के मेल से होने वाला परिवर्तन पूछा जाएगा तब उसका जवाब होगा समास। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर 2 शब्दों के मेल से, यहाँ पर अगर शब्द की बात आ जाए, 2 शब्द आपस में मिलते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे समास कहा जाता है। और जहाँ पर 2 वर्ण मिलते हैं आपस में, या कहा जाए 2 अक्षर या 2 स्वर, ऐसी कोई बात कही जाए तब वहाँ पर संधि होती है, समास नहीं होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पो धन अन से क्या बनेगा। देखिए संधि से प्रश्न पूछा गया है, पो धन अन से क्या बनेगा। पावन बनेगा या पवन बनेगा या पावक बनेगा या फिर पौन बनेगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पवन। देखिए कैसे होगा समझ लीजिए। ये यहाँ पर है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ये कौन सी संधि है? अयादि, अयादि संधि है। यहाँ पर पो और धन अन, अगर यहाँ पर ऊपर किसी वर्ण में ओ की मात्रा लगी है, आगे स्वर आ दिया हुआ है, तब फिर यहाँ पर अब बनेगा। क्या बनेगा? अब बनेगा, अब। और अगर यहाँ पर 2 मात्राएं लगी हों, जैसे मान लीजिए ये होता पौ और फिर आगे अक दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा औ की मात्रा लगी, यहाँ पर ओ की मात्रा थी। जब यहाँ पर औ की मात्रा लगी है तो अब यहाँ पर बनेगा आव। क्या बनेगा? ये बना था अब और ये बनेगा आव। अगर औ की मात्रा है तो आव बनेगा, अगर ओ की मात्रा है तो अब बनेगा। और पवन में पव, अब यहाँ पर अब है। इसका उच्चारण कई बार करके देखिएगा, पव, पवन, पव, अब यहाँ पर अब है।
तो ये पवन होगा। और पौ अक में पावक होगा। जैसे यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 3, इसे क्या दिया है? पावक। आव है यहाँ पर, पाव आव है यहाँ पर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अयादि संधि है और इसका पो धन अन से बनेगा पवन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का क्या विलोम है? पतला या मोटा, स्थूल या दुबला? तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परलोक शब्द, परलोक शब्द का विलोम बताइए। लोक होगा, आलोक होगा, गोलोक होगा या स्वर्ग होगा? तो परलोक का विलोम होता है लोक। परलोक का विलोम क्या होता है? लोक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? बहुत ध्यान देना यहाँ पर है। जिन प्रश्न में ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनमें नहीं दिया होता है आगे, वहाँ पर गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है कौन सा विलोम युग सही नहीं है। सही वाला नहीं, जो नहीं सही है अर्थात गलत ढूंढना है हमको। सम विषम, सम और विषम ये तो बिल्कुल सही है, सम का विलोम विषम होता है। समर्थक विरोधी ये भी सही है, समर्थक का जो विलोम होता है वो विरोधी होता है, सम का विषम होता है। पाप पुण्य, पाप का विलोम पुण्य होता है, ये भी सही है, जबकि हमको गलत ढूंढना है। सदाचार का दुराचारी, बस यहाँ पर है गड़बड़। सदाचार का दुराचारी नहीं होता, सदाचार का दुराचार होता है। क्या होता है? दुराचार। अगर दुराचार दिया होता तब ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया है दुराचारी। क्या दिया है? दुराचारी। दुराचारी विशेषण से हो गया है ना। अगर इधर होता सदाचारी तो उसका विलोम होता दुराचारी। इधर है सदाचार तो उसका विलोम होगा दुराचार। अर्थात ये ऑप्शन जो है यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया है वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ है क्या है? अमृत, प्रकृति, धरती, फूल। तो वसुधा का अर्थ होता है धरती। वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, भूमि, भू, ये सब पर्यायवाची हैं वसुधा के, पृथ्वी के, ये धरती के। ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। सतसई का लेखक कौन है? सतसई, हरिवंश राय बच्चन या बिहारी या भूषण या तुलसीदास? तो सतसई जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और इससे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं बिहारी जी। इसके रचनाकार कौन है? बिहारी जी। और इसमें सभी दोहा लिखे हुए हैं। सतसई ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शन शब्द का वचन बताइए। दर्शन शब्द का वचन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न मोस्ट है, खास प्रश्न है ये। दर्शन शब्द का वचन बताइए। एक वचन है या बहुवचन है? देखिए हिंदी में 2 ही वचन चलते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन है या बहुवचन है या उपयुक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बहुवचन। दर्शन शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। कौन कौन है समझ लीजिएगा। एक तो हो गया बाल, बाल शब्द हमेशा बहुवचन होता है। दूसरा हो गया प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। फिर हो गया होश, उसके होश उड़ गए, हमारे होश उड़ गए। होश
जो शब्द है बहुवचन होता है। फिर है हस्ताक्षर, ये प्रश्न आता है, हस्ताक्षर वाला तो कई बार पूछा जाता है। हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं, हमेशा बहुवचन। तो यहाँ प्रश्नानुसार इसका सही जवाब होगा बहुवचन, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिंग और वर्तनी दोनों से संबंधित ये प्रश्न है। नेतानी होगा, नेति होगा, नेत्री होगा या नेत्री होगा? तो नेता जो है प्रश्न नंबर 10, इसका स्त्रीलिंग होगा नेत्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 नेत्री, ऐसे लिखा है, ने और ऐसे त्री, नेत्री, ये बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? जैसा कि हमने अभी बताया था, हिंदी में वचन केवल होते हैं 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कौन कौन होते हैं? एक वचन, एक वचन और बहुवचन, बस 2 ही वचन होते हैं हिंदी में। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन दिए हुए हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, संज्ञा से पहले। जैसे वाक्य हो, इस घर में हम रहते हैं, इस घर में हम रहते हैं। तो घर यहाँ पर संज्ञा है, इस जो है सार्वनामिक विशेषण है, ये संज्ञा से पहले आया। या ऐसे कहा जाए कि यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है। तो यहाँ पर यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है और मकान संज्ञा है, इससे पहले आया, यहाँ भी पहले आया और यहाँ भी पहले आया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये नियम है, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शब्द देशज है? देशज पूछा गया है। खेत, कमल, अग्नि और लोटा। तो इसमें लोटा जो शब्द है ये देशज है। अब समझ लीजिएगा, देशज कहते किसे हैं? देशज का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में, वहाँ क्षेत्र की बोली से ही जो शब्द निर्मित हो गए, जो विकसित हो गए और बोलचाल में शामिल हो गए, उनको कहा जाता है देशज शब्द। ऐसे कुछ शब्द हैं जो देशज हैं। कौन से हैं? देखिएगा प्रश्न नंबर 13 में इसका लोटा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जैसे एक है पगड़ी, क्या है? पगड़ी, ये भी देशज है, ये प्रश्न आता है, पगड़ी। फिर पेट, ये भी देशज है। गड़बड़ एक शब्द चलता है, गड़बड़, ये देशज है। एक शब्द है ठेठ, क्या है? ठेठ, ये भी देशज है। खाट, नहीं, खाट, खाट जो शब्द है ये भी देशज है, खाट। समझ गए? और देशज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। छाती पर सांप लोटना, ये मुहावरा है, छाती पर सांप लोटना। इसका सही अर्थ क्या होगा ये पूछ रहा है। मुहावरे का सही अर्थ बताओ। दुश्मन से डर जाना, दुखी होना, ईर्ष्या से जलना, साहसी सांप होना। तो छाती पर सांप लोटना, इसका सही अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना, बहुत ईर्ष्या होना। यदि किसी की तरक्की या किसी की विशेषता, किसी का ऐश्वर्य देखकर किसी दूसरे को जो बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, उसके लिए कहा जाता है सांप, छाती पर सांप लोटना। उसके छाती पर सांप लोट गया, ऐसे सन्न रह गया, इतनी ईर्ष्या है उसे। ईर्ष्या से जलना इसका सही अर्थ होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पूजनीय नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी से संबंधित ये प्रश्न है, आपकी पेट परीक्षा में वर्तनी से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्या लिखा है? पूजनीय, फिर कवियत्री, फिर अंत्याक्षरी, फिर सन्यासी। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? देखिए, पूजनीय जो लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है, ये पूजनीय नहीं होता है। आप लिख सकते हैं केवल पूज्य। क्या लिख सकते हैं? पूज्य, ये सही है। या फिर आप लिख सकते हैं पूजनीय, समझ लीजिएगा, पूजनीय। आधा जा नहीं होगा, पूरा होगा, पूजनीय। ये भी सही है और ये भी सही है, ये सही नहीं है। फिर है कवियत्री, ये भी गलत है, ये सही नहीं है। इसका सही होता है कवयित्री, कवयित्री, ये वर्तनी सही है। यहाँ पर जो सन्यासी लिखा है ये भी गलत है। सन्यासी की सही वर्तनी होती है सा के ऊपर अंग वाला बिंदु भी लगाइए और फिर न्यासी लिखिए, ये सही होती है। विशेष शब्द है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। सन्यासी की वर्तनी ये होती है, सन्यासी, बिंदु भी लगेगा और आधा ना भी बनेगा। यहाँ बिंदु नहीं लगा था इसलिए गलत हो गया। अब ये बचा है हमारा अंत्याक्षरी, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये इसकी संधि कैसे होगी ये भी यहाँ पर समझना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, अंत्य, अंत्य और धन अक्षरी, क्या होगा? अंत्य धन अक्षरी। या में आ है और यहाँ पर आ है, दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और आ दीर्घ हो जाएगा, शब्द बनेगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें शब्द के अंतिम अक्षर से अगला जो प्रतिभागी है वो अपनी बात कहता है। तो अंत्याक्षरी की सही वर्तनी ये है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ध्यान देना है, नहीं वाले पर बहुत ध्यान देना हमको। नहीं है जलद, जलज, अंबुज और सरोज। देखिए, जलज ये कमल को कहते हैं, ये तो सही है। हमसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची नहीं है, अर्थात गलत वाला पूछा जा रहा है। कमल का, कमल का जो पर्यायवाची नहीं वो पूछा जा रहा है। अंबुज ये भी कमल होता है और सरोज ये भी कमल होता है। जलद जो है ये कमल नहीं होता है, जलद कहते हैं बादल को। किसको कहते हैं? बादल को। जल द अर्थात जल देने वाले। जल के, देखिए, एक मोटा तरीका ये भी है हमको शब्द याद करने का पर्यायवाची। जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उनमें अगर दा लगा दिया जाए तो फिर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और पानी के पर्यायवाची में अगर जा लगा दिया जाए तो फिर वो कमल के बन जाते हैं, और अगर पानी के पर्यायवाची में धी लगा दिया जाए तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे वारिद, अगर दा लग गया तो बादल हो जाएगा, अगर वारिद, वारिद तो फिर बादल हो गया, और अगर वारिज तो फिर कमल हो गया, और अगर वारिधि अब समुद्र हो गया। तो यहाँ पर हमको ये भी समझना है। यहाँ पर प्रश्नानुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जलद, बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी हमको खोजनी है, इसमें पता करना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। ये यहाँ पर आशीर्वाद लिखा है या आशीर्वाद लिखा है, यहाँ आशीर्वाद लिखा है, यहाँ आशीर्वाद लिखा है। तो इसमें बिल्कुल सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर 3 आशीर्वाद, ये बिल्कुल सही है। 17 का आशीर्वाद ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर अगर संधि पूछ ली जाए ये भी समझ लीजिएगा, तो ये होता है आशीह
देखिए आशीष धनवाद, ये आशीष धनवाद विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, और शब्द बनेगा आशीर्वाद। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भोजन करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा किसके लिए? भोजन करने की इच्छा, अर्थात जो भूखा है ना, भूखा है, भोजन करने की इच्छा रखता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षा होगा, या बुभुक्षु होगा, या बुभुक्षा होगा, या मुमुक्षु होगा? बहुत ढंग से समझिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। भोजन करने की इच्छा को रखने वाला जो होता है उसको कहते हैं बुभुक्षु। बुभुक्षु देख लीजिएगा कैसे लिखा है, ऐसे बुभुक्षु। तीनों वर्णों में नीचे उ की मात्रा, जिसको हम छोटा उ कहते हैं, उसकी मात्रा लगी, बुभुक्षु। और भोजन करने की इच्छा उसे कहते हैं बुभुक्षा। उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा। बुभुक्षा इसे कहते हैं। भोजन करने की इच्छा अर्थात भूख, भूख को कहते हैं बुभुक्षा, और जो भूखा है उसको कहते हैं बुभुक्षु। इसी प्रकार से यहाँ मुमुक्षा दिया हुआ है, मोक्ष की इच्छा उसे कहते हैं मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुक्षु, जो ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है। यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बुभुक्षु, भोजन करने की इच्छा रखने वाला। अगर दिया होता भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बुभुक्षा हो जाता। वो ध्यान से समझिएगा, बारीक बात है, ऐसे प्रश्न आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला, इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निराला, अज्ञेय, प्रसाद। तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। रचना और रचनाकार से भी संबंधित पेट में प्रश्न आते हैं। इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। साकेत किसका ग्रंथ है? साकेत किसका ग्रंथ है, ये पूछा जा रहा है। साकेत किसका ग्रंथ है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो साकेत जो है इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये रामायण ग्रंथ है, राम से संबंधित साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका उद्धव शतक है। क्या है इनका? उद्धव शतक, बहुत अच्छा है, ब्रज भाषा में है, और ये साकेत खड़ी बोली में है। जयशंकर प्रसाद, इनका कामायनी पूछा जाता है, कामायनी, इनका कामायनी महाकाव्य है। महादेवी वर्मा, इनका पूछा जाता है यामा। क्या है? यामा काव्य ग्रंथ है, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2। ये इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।